हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल तेजस स्टडी बाय भाषण में। मैं आज क्लास 12 के बच्चों के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ लाइट, जो आपका प्रकाश का चैप्टर है, उसका मैं बेसिक से चालू कर रहा हूँ। जीरो से जिसको बोलते हैं चालू करना, है ना। मैं 50 सेकेंड में पहले चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं पहले चैप्टर को बेस ही समझता हूँ, ठीक है ना। तो बेस आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं तो उस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंडों में जरूर कर दें, ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो हो सकता है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हम कर सकें। ओके, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आता है तुम्हारे पास प्रकाश। भाई, जब प्रकाश चैप्टर की बात आती है तो हम पहले प्रकाश ही देखते हैं, है ना। पहले प्रकाश होता क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो प्रकाश क्या होता है। देखिए, जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, आपने सुना होगा, या अंधेरे कमरे में आप कहीं पर भी हैं, अगर अंधेरा है वहां पर प्रकाश नहीं है ना। तो प्रकाश, जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो भाई आपको कोई भी वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो बात सही है। आप कहीं पर रहेंगे, अगर अंधेरा है तो आप क्या कहेंगे, भाई लाइट जलाइए, है ना, लाइट को प्रकाश करिए। तो जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब हम कोई मोमबत्ती या कोई बल्ब या फिर कोई भी तुम्हारे पास लैंप वगैरह जलाते हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है ना। लेकिन आपको हम एक बात बहुत जरूरी बता देते हैं कि प्रकाश जो होता है स्वयं दिखता नहीं है। भाई, जब आप बल्ब चालू करते हैं तो बल्ब से क्या निकलता है, उसका फिलामेंट चमकता है, उससे किरणें निकलती है, लेकिन प्रकाश कहाँ मिला आपको, है ना। प्रकाश दिखता नहीं है, प्रकाश वस्तुओं को दिखाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है और प्रकाश से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना। जैसे सूर्य से प्रकाश आया, सूर्य से क्या आई, किरणें आई, है ना। वो किरणों को हम लोग प्रकाश समझते हैं, लेकिन प्रकाश वो स्वयं नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रकाश है। जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, परंतु जैसे कोई बल्ब वगैरह जलाते हैं, कोई लाइट जलाते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वह किरणें हमारी आंखों पे पड़ती हैं और हमारी आंखों को संवेदित करती हैं, जिससे उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन जाता है। जैसे उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पे बन जाता है, हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। यही तुम्हारे प्रकाश का सिस्टम है ना। कोई भी वस्तु आपको तभी दिखाई देगी जब उसका प्रतिबिंब आपकी आंखों पर बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हाथी भी अगर आप देख रहे हैं तो हाथी का भी प्रतिबिंब, ये मत सोचिए हाथी तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा प्रतिबिंब हमारे आंख में कैसे बन जाएगा, नहीं। आपके आंख में वो प्रतिबिंब बन जाता है, तभी आपको वस्तु दिखाई देती है। जब प्रतिबिंब आपके आंख में नहीं बन पाता है, तब जाके आपको आपकी आंखों में दोष हो जाता है, जिसे आप लोग जानते होंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो प्रकाश में मैंने आपको बता दिया है। प्रकाश में आप देखिए कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब हम कोई समतल पृष्ठ लेते हैं, क्या लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, कोई समतल पृष्ठ लेते हैं, हम इस पे एक पॉलिश कर देते हैं, M1 M2 इसका नाम ले लीजिए, M1 M2। ये एक तुम्हारे पास कांच है, ठीक है ना, दर्पण है। दर्पण में एक और हमने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दिया है, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा, सब कुछ चित्र में है। फिजिक्स जो तुम्हारे पास होती है, फिजिक्स टोटल तुम्हारे पास फार्मूले और चित्र पे डिपेंड करती है, उसे ही फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे ही कोई आपतित किरण यहाँ पर गिरती है, देखिए जब कोई किरण दर्पण की ओर गिरती है, बस समझना, जब कोई किरण दर्पण की ओर गिरती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। बात समझ में आई हमारी। और जैसे ही दर्पण से टकराती है, देखिए दर्पण से जब कोई वस्तु जब कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो वह उससे परावर्तित हो जाती है। देखिए टकरा के कुछ यूं जाती कि नहीं जाती है, आप अपने घर में करके देखिएगा। जब हम किसी दर्पण में, जिसकी एक और पॉलिश होती है, जब हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो वो वहां से टकरा के दूसरी दिशा में चली जाती है ना। तो प्रकाश, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। इसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई आपतित किरण गिरती है किसी समतल दर्पण में, तो वह प्रकाश का अधिकांश भाग टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है ना। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन।
अब देखिए यहाँ पर एक अभिलंब होता है, क्या होता है? अभिलंब, इसे बेटा बोलते हैं अभिलंब, ये है अभिलंब, ठीक है ना। अब देखो बेटा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एक कोण बनता है इसे आई बोलते हैं, इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है इसे कहते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। फिलहाल आपका ये फिगर बन गया है। और हाँ, ये जो तुम्हारे पास एक पॉइंट है बी, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब हमारी बात फिर से सुन लीजिए। प्रकाश का परावर्तन, जब कोई किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर दूसरी दिशा में चला जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। दर्पण की ओर पड़ने वाली तुम्हारी किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और दर्पण से दूर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है ना। इनके मध्य में आपतन बिंदु पर जो एक रेखा खींची जाती है आभासी, उसे बोलते हैं हम लोग अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण, इसे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है ना। ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन और चित्र, ठीक है। अब हम इसके नियम बताते हैं, बहुत जरूरी है नियम। नियम देखिए आप यहाँ पर पहला नियम क्या देख रहे हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में। देखो M1 M2 में दिखाई दे रहा होगा आपको। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है तीनों एक ही तल पर हैं, ठीक है। ये आपका पहला नियम है, ठीक है। दूसरा नियम हम आपको बोले दे रहे हैं, अगर आपको जरूरत हो तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो जो हमने बनाया है ये हाई स्कूल इंटर दोनों के बच्चों के लिए बनाया है, ठीक है ना। लेकिन इंटर वाले भी अपना थोड़ा इंटर के लिए हमें ज्यादा कोशिश किया है, और लेकिन हाई स्कूल के लिए भी काम आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो सेकंड पॉइंट बन रहा है, सेकंड पॉइंट में ये बताया गया कि हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। मैं आज अपनी वीडियो में तुम्हारे पास जितने भी प्रकार की जितनी बेसिक चीजें हैं वो सब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। मैं हर वीडियो पहले बेसिक चीज इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आगे आने वाले तुम्हारे टॉपिकों में आपको प्रॉब्लम ना होने पाए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए प्रतिबिंब, देखो पहले मैं इसके नाम से बताता हूं ये क्या है। प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिकूल, है ना। तो इसी तरह बिंब का उल्टा क्या होता है? प्रतिबिंब, है ना। बिंब का मतलब होता है कोई रियल की चीज होती है, और प्रतिबिंब उसका क्या हो जाता है? उसकी छाया हो जाती है। जैसे आप किसी की चीज की फोटो कॉपी कराने जाते हैं तो आप फोटो कॉपी जो मिलती है उसे बोलते हैं प्रतिबिंब, और जो तुम लेकर जाते हो जो तुम्हारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसे क्या बोलते हैं? बिंब बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जब आप कांच में, ठीक है, जब आप दर्पण में अपने आप को देखते हैं तो आप ही तो बन जाते हैं वहां पर, है ना। लेकिन आप वो तो आप है नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है? आपका प्रतिबिंब है। बात समझ में आ रही ना। तो जब हम किसी धूप में चलते हैं, है ना, जब हम धूप में चलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी छाया जो जमीन पर बनती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब आपको उल्टा क्लियर हो गया। प्रतिबिंब का मतलब ही होता है उल्टा बनना, है ना। देखिए जब हम आप अपने आप को जब दर्पण में देखते हैं तो आप अपने आप को सीधा नहीं देखते हैं, वहां पर आप उल्टा होते हैं, है ना। आप दाहिना हाथ उठाइए, देखिए आपका तुम्हारे पास जो है, आपको अगर उधर साइड से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये बायां हाथ है ना। आप करके देखिएगा, इस बात पर गौर कीजिएगा, है ना।
तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब का मतलब होता है बिंब के उल्टे को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। या जब दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो दर्पण में बनी आकृति हमारे द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कहलाती है। जब हम धूप में चलते हैं तो धूप में जब हमारी जो छाया जमीन पर बनती है वो छाया हमारे द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कहलाती है। बात समझ में आ गई आपकी? तो अब हम चलते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जिसका चित्र हम खींच सके, बना सके, है ना। लेकिन जो आभासी होता है, आभासी को मतलब हम डिफाइन क्लियरली ना कर सके, है ना। जैसे कभी कभी हम कम रोशनी में जब खड़े होते हैं तो हमारी छाया कहाँ तक जा रही है आपको ये कह पाना मुश्किल होता है, तो वो आपकी प्रतिबिंब होती है आभासी प्रतिबिंब। लेकिन जब हम एकदम टाइट रोशनी में, मतलब आपके पास जब ज्यादा रोशनी पड़ रही है तो आप जब वहां पर खड़े होते हैं तो आप क्लियरली कह सकते हैं नहीं ये मेरा जो है छाया बस इतनी दूर तक है ना। तो इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आ जाइए आप दर्पण में, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। बेटा गोलीय दर्पण के नाम से ही स्पष्ट है कि यह किसी मतलब गोल दर्पण, ये गोल दर्पण है तो इसका मतलब कहीं गोल चीज से काटा गया होगा। कहने का मतलब है किसी खोखले गोले का काटा गया यह भाग होता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले का काटा गया यह भाग होता है जिसके चारों तरफ तुम्हारे पास क्या होती है? पॉलिश होती है। भाई देखो पॉलिश नहीं तो दर्पण नहीं, दर्पण का मतलब ही होता है पॉलिश होना। बात समझ में आ गई हमारी? दर्पण का मतलब क्या होता है? पॉलिश होना। अब गोलीय दर्पण के बेटा दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है अवतल दर्पण, नंबर एक है अवतल दर्पण और नंबर दो है उत्तल दर्पण। ये देखिए अवतल दर्पण तुम्हारे पास देखो, ये बेटा होता है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, ये उभरा हुआ भाग होता है। इसे क्या बोलते हैं? उभरा हुआ भाग। पहले मैं आपको ये बता दूं तो ये होता है दबा हुआ भाग। पहले अभी तरह समझिए, उभरा हुआ भाग, दबा हुआ भाग। अब मैं आपको बताता हूं कि जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और दबा हुआ तल चिकना होता है। चिकने का मतलब परावर्तक होता है। बात समझ में? अगर आपको परावर्तक नहीं याद रह पाता है तो ये चिकना समझ लीजिए। मतलब जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश तथा दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है अर्थात चिकना पृष्ठ होता है तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई? और जब उभरे हुए भाग जब परावर्तक पृष्ठ अथवा चिकना होता है तथा दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अगर बात समझ में नहीं है तो आप फिर से सुन लीजिए। जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश तथा दबा हुआ तल चिकना अथवा परावर्तक पृष्ठ होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जब दबे हुए तल पे पॉलिश और उभरा हुआ भाग परावर्तक या चिकना पृष्ठ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, आई होप आपने बना लिया होगा। देखो बेटा कुछ छोटी छोटी तुमको इंफॉर्मेशन देना है, छोटी छोटी डिफिनेशनों का, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। पहला तुम्हारे पास है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, ठीक है। मैं आपको एक साथ बताते जाता हूं, बस आपको देखना है सिर्फ। देखिए ये जो बेटा है M1 M2 यही दर्पण का द्वारक है। कहने का मतलब है दर्पण की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बात समझ में आ गई? दर्पण की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M1 M2 से। आइए सेकंड पॉइंट, दर्पण का
ध्रुव। दर्पण का बेटा ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये देखिए, इसे बेटा P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। बात समझ में आ गई आपकी, है ना? अब आइए वक्रता केंद्र। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, वक्रता केंद्र को, है ना? किसी गोलीय दर्पण का केंद्र, है ना, बात समझिएगा, किसी गोलीय दर्पण का केंद्र जिसका यह दर्पण काटा गया भाग है। बात समझ में आ रही? अगर कोई गोलीय दर्पण रहा होगा भाई, अगर कोई चीज गोल है तो उसका केंद्र तो है ही, केंद्र है, तो इसी को अगर यहां से किसी ने काट दिया, इस हिस्से को यहां पर लगा दिया, इस हिस्से को यहां पर लगा दिया, लेकिन केंद्र थोड़ी ना चुरा ले जाएगा कोई, केंद्र तो यहां पर कहीं ना कहीं होगा, है ना? तो बात समझ में गई कि वह केंद्र, किसी गोलीय दर्पण का वह केंद्र जिसका यह दर्पण काटा गया भाग है, उसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। बात समझ में आ गई? यहां से इसे बेटा C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। तो ये हो गया, ठीक है। अब आ जाइए बेटा मुख्य अक्ष में आ रही है। किस में आ रही है? मुख्य अक्ष में आ रही है। देखो, वह रेखा जिस पर वक्रता केंद्र और ध्रुव स्थित हो। बात समझ में आ गई? वह रेखा जिस पर वक्रता केंद्र और ध्रुव स्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब आइए वक्रता त्रिज्या में आइए। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बात समझ में आ रही है ना? वक्रता त्रिज्या थोड़ा सा आराम से, वक्रता त्रिज्या जो है तुम्हारे पास, देखिए अगर आपके पास कोई गोला रहा होगा तो कोई केंद्र रहा होगा, इतनी बात तो डेफिनेटली है ना, इतना होगा ही होगा। और जब हम केंद्र से परिधि को मिला देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। बस वही चीज, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। बात समझ में आ रही? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये आपका कैसे डिनोट करते हैं बेटा? हम R से डिनोट करते हैं। इसे कैसे डिनोट करते हैं? R से। यहां पर भी आप लिख लीजिए R से। ठीक है, ठीक है। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वक्रता त्रिज्या हो ही गया है। अब आ जाइए मुख्य फोकस। बेटा जो पॉइंट नंबर जो चल रहा था ये 5वां था, चलिए आप 6ठा नंबर डाल दीजिए, हमें को लगता है 6ठा ही नंबर था। अब देखिए यहां पर आ गए मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, देखो मुख्य फोकस का मतलब क्या होता है? जब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, देखो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है। बात समझिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलती हैं तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है। नेक्स्ट फोकस दूरी। बेटा फोकस दूरी देखिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। चलिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। इसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वक्त आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा मैं कि वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में तुम्हारे पास ये संबंध होता है F = R/2। इसी वक्त आप इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जितनी भी छोटी छोटी डिफिनेशन थी वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है।
ठीक है, हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि U दर्पण के लिए U, V तथा F में संबंध। देखो U, V तथा F में संबंध बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि जैसे आपके पास कोई दर्पण, पहले आप देखें तो ये U और V ये सब मिलते कहां पर है ना? ये आपका P बिंदु है, ये आपका F बिंदु है, ये आपका C बिंदु है, ठीक है ना? अगर आपके पास कोई वस्तु यहां पर रखी हुई है O डैश पर, ठीक है, तो आपने मुख्य अक्ष के जो समांतर बेटा किरणें चलती हैं वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, ठीक है ना? प्रतिबिंब बनने के नियम होते हैं। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूं, आप प्रतिबिंब बनने के 3 नियम होते हैं, मैं आपको बताता हूं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें वह सदा मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं। देखिए ये पहला पॉइंट है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें यह मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 प्रतिबिंब नंबर 2 है, उसके जो नियम है, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, कहां से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो वह अपने मार्ग में वापस लौट आती है, ठीक है ना? भाई दर्पण से टकराती है, अभी मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ उसको, ठीक है। ये हो गया। तीसरा आपका है पॉइंट कि जब कोई किरण मुख्य फोकस से ही होकर जाए तो वह दर्पण से टक, ये मान लीजिए यहाँ पर दर्पण है, चलिए मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर की मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और ये तो मुख्य फोकस से होकर गई तो कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष के प्रतिबिंब बनने का प्रथम नियम, मुख्य अक्ष के जाने वाली समांतर किरणें वह सदैव अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, ये उसकी पहली शर्त है। और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह अपने मार्ग में वापस लौट आती है, ये प्रतिबिंब बनने का दूसरा नियम है। देखिए इस वस्तु ने यहाँ पर किरणों को काटा है, जहां पर किरणें कटेंगी वहीं पर इसका क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो ध्रुव से O के बीच की जो दूरी है इसे कहते हैं U। O क्या है? वस्तु है, O क्या है? वस्तु, और ये क्या है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, बात समझ में आ रही? और ये तुम्हारे पास F क्या है? फोकस दूरी, आप जानते हैं क्या है? फोकस दूरी। देखो बेटा ये तुम्हारे पास U है, ये तुम्हारे पास V है, और ये तुमको हमने F बता दिया है। कहने का मतलब है वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी U कहलाती है, प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी V कहलाती है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी F कहलाती है। तो यहां पर इसका संबंध सीधा सा है 1/U + 1/V बराबर 1/F, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं चिन्ह परिपाटी, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, तो आज की क्लास में अब वो फंसेंगे नहीं, ठीक है ना। पूरी वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको प्रकाश से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, ये हमारा दावा है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी क्या होता है बेटा? तुमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, पहले तो 9th में ही लोग पढ़ लेते थे, लेकिन अब मान लिया कि आप हाई स्कूल में तो पढ़े ही होंगे। x और x डैश, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये y डैश है, इतना जानते होंगे। ये x अक्ष की धन दिशा है, ये y अक्ष की ऋण दिशा है, सॉरी धन दिशा है,
ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा है, ये वाई अक्ष की ऋण दिशा है, ठीक है ना। प्रतिबिंब की बेटा स्थित होती है, सॉरी दर्पण की आपकी यूं, ऐसा आपका जो दर्पण होता है ऐसा सेट रहता है। अगर आपका वस्तु इस साइड रखा हुआ है ना, वस्तु आपका अगर इस साइड है, मतलब बाएं तरफ जो भी रखा जाएगा वो माइनस में रहेगा। बात समझ में आ रही ना। जैसे अगर हम वो वाला चित्र हम फिर से बनाते हैं, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी किरणें, कहां पर जाएंगी, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। अगर कोई भी किरण ये ओ डैश है, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वक्रता केंद्र से अपने मार्ग में वापस चली जाएगी, है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पर दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारे पास दर्पण की बाईं तरफ है, यहाँ होता है माइनस। बात समझ में आ रही ना। देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो देखो ये बेटा बाईं तरफ, ये दर्पण यहाँ रखा हुआ है, बाईं तरफ देखो आया तुम्हारे को, तो बाईं तरफ क्या है, माइनस में, यानी यू कहाँ पे हो जाएगा भाई, माइनस में। ऐसे पहचानते हैं हम लोग। अगर आपका प्रतिबिंब देखो यहाँ पर ये दर्पण है, दर्पण की बेटा बाईं तरफ, तो दर्पण बाईं तरफ क्या है, माइनस है, तो बी भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फोकस दूरी वो भी बाईं तरफ है, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह भी हो जाएगा, ठीक। अगर आपसे कोई कहे कि वस्तु की ऊंचाई ओ ओ डैश, वस्तु की ऊंचाई तुम्हारे पास क्या है, ओ ओ डैश, तो देखो ये ऊपर की दिशा में पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब अगर प्रतिबिंब की स्थिति कहें आई आई डैश, तो आई आई डैश तुम्हारे पास क्या है, देखो ये बेटा नीचे है, ये आई आई डैश है, ये बेटा देखो ये नीचे है, और जब नीचे वाला तुम्हारे पास क्या है, माइनस में है, तो इसलिए तुम्हारी प्रतिबिंब स्थिति क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आपको चिन्ह परिपाटी की बात समझ में आ गई है। आपका जैसे दर्पण जिस तरफ से रहेगा तो आपको उस तरह से इस सवाल को मोड़ना है। किसी किसी में प्रतिबिंब दाहिने तरफ भी बन जाता है, तो जब दाहिने तरफ बनेगा तो उसके लिए व्यवस्था प्लस की है, ठीक है। जो बाएं तरफ रहेगा उसके लिए व्यवस्था माइनस की है, जो ऊपर रहेगा तो वो प्लस है, जो नीचे रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी से जुड़ी सारी दिक्कतें यहाँ से क्लियर हो गई। अब मैं आता हूं आवर्धन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन ये होता है बेटा m बराबर आई आई डैश अपान ओ ओ डैश बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। मैं बताता हूं m बराबर बेटा आई आई डैश तुम्हारे पास माइनस में होता है, तो बेटा इसको माइनस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ ओ डैश अभी हमने बताया प्लस में अवतल दर्पण के लिए। प्रतिबिंब की दूरी तुम्हारे पास क्या है, v, वो भी माइनस में होती है, और ये वस्तु की दूरी अवतल दर्पण की तौर पर क्या होता है, माइनस के u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस उधर जाएगा तो m बराबर हो जाएगा i अपान o बराबर माइनस b अपान u। ये तो हो गया बेटा इसका सूत्र। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन की बात करूं तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन कैसे बोलूंगा कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात, कॉमा प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात बराबर होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है उसका सूत्र m बराबर i अपान o बराबर माइनस b अपान u, ये होता है आपका रेखीय आवर्धन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपको आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा जा रहा है तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आप आराम से पानी वानी पीकर
फिर आप आराम से वीडियो को ओपन कर लेना, ठीक है, फिर आप पढ़ते रहिए। देखो, हम अपनी इसी क्लास में प्रकाश से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, ताकि आपको बार बार वीडियो को खोजना इधर उधर मत पड़े। आप सीधे से एक क्लास सेट कर लीजिए और वहां पर आप बैठकर एंजॉय करिए और पढ़िए, है ना। मैं आपके लिए और भी फिजिक्स में जो मेन टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, मैं उन्हें सिलेक्ट करके जो कम से कम 90% ये दावा रहेगा कि वो तुम्हारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएंगे और आना तय है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं उन्हीं क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा, इसलिए हमारे वीडियो को मिस मत करिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आता रहे और आप उसे मिस नहीं करें। मिस कर देंगे, अगर क्लास मिस हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चालू करते हैं। अब आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन में तुम्हारे पास क्या है कि जब तुम्हारे पास एक तुम्हारे दर्पण दर्पण कह रहे हैं, एक कांच लेते हैं, तो कांच में तुम्हारे पास मतलब ये प्लेन होता है, ठीक है ना, इसमें कोई भी सतह पे पॉलिश नहीं होती है। तो इसमें हम ये ऊपर एक माध्यम होता है, इसे माध्यम फर्स्ट बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, माध्यम सेकंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जब कोई किरण, ठीक है ना, जब कोई किरण प्रथम माध्यम से चलती है तो वह अभिलंब के सापेक्ष या तो अभिलंब से दूर हट जाती है या अभिलंब की ओर आ जाती है ना। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। फिर से सुनिए, जब कोई किरण माध्यम 1 से चलती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या अभिलंब की ओर आ जाती है ना। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए, इसके भी नियम है तुम्हारे पास, इसका भी तुम्हारे पास नियम है। नियम नंबर 1 क्या है, इसे बेटा बोलते हैं आपतित किरण, इसे आपतित किरण बोलते हैं, इसे अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास I और ये R है, इसे बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, इसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। उसे आपतन कोण बोलते हैं, इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के मध्य बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तन कोण के अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य बने कोण क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया है आपका। नियम नंबर 1 कहता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक। ये तुम्हारा पहला हो गया है। और दूसरा जो कि बहुत खास है, कह रहा है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है कि स्नेल का नियम है, तुमको भ्रमित करेगा, साइन आई अपन साइन आई लिखेगा, साइन आर अपन साइन आई लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या है कि ये तुमको आपको वहां पर समझना है ना, स्नेल का नियम। ये हो जाएगा तुम्हारे पास स्नेल का नियम कहते हैं इसको, स्नेल का नियम कहते हैं, है ना। ये तुम्हारे पास स्नेल का नियम है। ये आपका प्रकाश का अपवर्तन हो गया है, क्लियर। आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए बेटा एक बात और, ये माध्यम कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर वायु हो सकता है यहाँ पर जल हो सकता है यहाँ पर कांच हो। तो इसके अपने अपने तुम्हारे पास तरीके हैं, ठीक है ना। अब वो माध्यम कैसा भी लिया जाए वो तुम्हारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। देखिए एक चीज और है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक
n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। कहने का मतलब है बेटा n बराबर वायु में प्रकाश की चाल c होती है, जिसे आप 3 × 10⁸ जानते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल तुम्हारे पास v भाई, क्योंकि वो किरण का जो वेग होता है जब अपवर्तन होता है वो बदल जाता है ना, तो n बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास c/v। ठीक है, और जो एक चीज और बताई थी हमने sin i/sin r, ये भी तुम्हारे पास होता है प्रथम मान लीजिए एक माध्यम पहला, एक माध्यम दूसरा है, प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम का अपवर्तन है ना, आप यहां से भी इसका अपवर्तन निकाल सकते हैं। जब हम आपको प्रिज्म पढ़ाएंगे तो वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, जब प्रिज्म आपको पढ़ाने आएंगे जब तुम्हारा चैप्टर आएगा तो वहां पर इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ ले लीजिए जल्दी से। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं अपने बेस के एंड टॉपिक पे आ गया हूं, मैं आ गया हूं क्रांतिक कोण में। क्रांतिक कोण आपने सुना होगा, तो क्रांतिक कोण बेटा होता है कि जब ठीक है, ये बेटा आपतित किरण है, आप जानते हैं ये आपतित किरण है, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा अपवर्तित किरण। इससे बेटा आई कहते हैं, इससे आप कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या होता है जब इसे बोलते हैं, एक बार फिर से बोल देते हैं आपको, आपतन कोण। अगर भूल गए हो तो आप फिर से ध्यान कर लीजिए, अपवर्तन कोण। देखिए जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, बात समझिए, जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है तो उस समय आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, है ना। बात अगर आपको नहीं समझ में, आप यहाँ पर देखिए, इस फिगर से बताते हैं हम आपको। ये तुम्हारे पास बेटा क्रांतिक कोण C बन जाता है जब आपका ये जो है ये कि तुम्हारे पास अपवर्तन कोण हो, क्या हो, अपवर्तन कोण 90 अंश हो। बात समझ में आ रही है ना हमारी। जब अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश हो जाता है तो उस स्थिति में आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। बात समझ में आ गई हमारी। बस आज की वीडियो में इतना ही। आपका अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है एंड तक, तो ये मैं बता रहा हूँ कि आपका प्रकाश पूरी तरीके से उसका बेस क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो। मैं जाने से पहले मैं एक बार आपको ये भी बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स हैं आप उनको एक योजना बनाकर आप पढ़िए। देखिए जब आप किसी भी चीज के लिए योजना बनाएंगे तब आप एक और कदम अपनी योजना की तरफ बढ़ाते जाएं। ये नहीं कि आप योजना बना लिया और अपना घर में आराम से पढ़ लेटे हुए हैं या खेल रहे हैं ना। अब वो समय आपका निकल चुका है। अब आपके पास बहुत कीमती समय, इसको बोलते हैं, बहुत कीमती समय बचा हुआ है, इसलिए उस कीमती समय का सदुपयोग करें। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और हमारे चैनल को शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।